नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से जो भी रचनाएं हैं उनका पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन। इसमें हम देख रहे हैं झूठा सच उपन्यास। इसमें हमने उसके लगभग 9 भाग देखे हैं, 10 भाग देखे हैं और आज 11वां भाग बनने जा रहा है। तो इसमें आज हम देख रहे हैं, इस पिछले भाग में देखा था कनक और नैयर जो है वह किसी प्रेस में अब कनक के लिए जॉब देखने के लिए जाते हैं और वहाँ उनको बहुत सी प्रतिक्रियाएं मिलती है और फिर उनको जॉब देने की आश्वासन दिया जाता है। और यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे का उपन्यास अभी देखेंगे। कनक संध्या समय पंडित जी के साथ गांधी जी की प्रार्थना में गई थी। गांधी जी सहृदयता, सहविष्णुता और उदारता के प्रचार के लिए अपनी संध्या प्रार्थनाएं दिल्ली के भिन्न भिन्न भागों में कर रहे थे। गांधी जी थे यह एक अहिंसात्मक यानी एक शांततामय वातावरण निर्माण करने के लिए दिल्ली प्रदेश जो थे, दिल्ली शहर में विभिन्न जगहों पर अपनी प्रार्थनाएं या सभाएं रखते थे। उसमें कनक भी पंडित जी यानी अपने पिता के साथ गई थी। प्रार्थना रेडियो और लाउड स्पीकरों द्वारा पूरे शहर में, पूरे नगर में सभी जगह सुनी जा रही थी। परंतु कनक गांधी जी के दर्शन और प्रार्थना के वातावरण को प्रत्यक्ष जानने के लिए उस संध्या पंडित जी के साथ कारोल बाग गई थी। यानी जो प्रार्थना जो थी वह सभी मोहल्ले में, सभी चौराहे पर लाउड स्पीकर के माध्यम से पहुंचने के लिए व्यवस्था की थी। मगर उस समय कनक जो थी अपने पिता पंडित जी के साथ स्वयं वहां पर गई थी कारोल बाग में। प्रार्थना के स्थान पर एक और कुछ बुक वियोग मुसलमान स्त्रियां और कुछ मुसलमान मर्द भी सुरक्षा के लिए स्वयं सेवकों से घिरे खड़े थे। यानी वहाँ पर जो प्रार्थना स्थल है वहाँ पर जो कुछ मुसलमान स्त्रियां एवं पुरुष जो खड़े थे और उनको जो अन्य सैनिकों ने घेर कर सुरक्षा के लिए उनको रखा था। अधिकांश लोग श्रोताओं के लिए बिछाई गई दरियों पर न बैठकर आसपास घूमकर क्रोध प्रकट कर रहे थे। प्रार्थना क्या ढोंग है, गांधी जी मुसलमानों का हौसला बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। यानी वह प्रार्थना चल रही है और जो भी बैठने की जगह है, दरी बिछाई गई है, तो उस पर न बैठकर यहाँ वहाँ घूमते हुए वह एक आशंका प्रकट कर रहे हैं कि प्रार्थना से क्या होता है, वह तो मुसलमानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। गांधी जी, उनकी पत्नी गांधी जी और उनके साथ के लोग 4 मोटारों में गांधी जी के गाड़ी से उतरते ही स्वयं सेवकों ने उसके चारों ओर एक दूसरे का हाथ पकड़कर गांधी जी के चरण स्पर्श किए, आतुर लोगों के आक्रमण से उन्हें बचा लिया। यानी गांधी जी और उनके साथी जो थे वह मोटरों से यानी जो गाड़ी से उतरे और फिर उनको जो कुछ भी लोग थे उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे। और जो अन्य लोग थे, सैनिक थे, पुलिस थे, तो उनकी सुरक्षा के लिए खड़े थे। गांधी जी के शरीर पर केवल कमर में घुटनों से ऊपर ही छोटी सी थी, गर्दन झुकी हुई और चेहरा बहुत उदास था। यानी उनका जो पोशाक था वह धोती थी और वह उसकी गर्दन झुकी हुई और एक निराशमय दिख रही था चेहरा। उपस्थित लोगों में वे ही बिना कपड़ों के थे। सबसे भिन्न, उन्हें पहचानने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। यानी गांधी जी तो आए थे, सिर्फ उन्होंने धोती पहनी हुई थी और शर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, तो वह देखते ही पहचान में आ रहे थे कि यही गांधी जी है। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं थी। दुबला गठीला गहरा सांवला शरीर, सुडौल स्वरूप और सुवर्ण न होकर भी भव्य जान पड़ रहा था। कनक ने श्रद्धा का रोमांच अनुभव किया। यानी गांधी जी का जो दुबला शरीर है, गठीला है, सांवला है और फिर भी वह एक भव्य यानी एक अच्छा दिख रहा था। यह देखकर कनक के मन में एक श्रद्धा सी उत्पन्न हुई। गांधी जी को घेरे हुए स्वयं सेवकों ने शेष श्रद्धालुओं को रोककर मुस्लिम
स्त्रियों के लिए रास्ता दे दिया। यानी जो भी गांधी जी आने के बाद जो भी वहाँ पर जो उनके समर्थक लोग थे उनको रोक कर जो मुस्लिम स्त्रियाँ थी उनको जाने के लिए रास्ता दिया। बुक फिश स्त्रियाँ गांधी जी के घुटनों से लिपट लिपट बिखल बिखल कर रो पड़ी। गांधी जी ने नेत्रों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने उन्होंने स्त्रियों के बुर्खों से ढके सिरों पर करुणा का हाथ रखकर अल्लाह ईश्वर का भरोसा करने के लिए कहा और प्र- प्राणपण में उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। यानी जो मुस्लिम स्त्रियां गई और वहां जाकर उनके पैर पकड़कर रो रही थी, तब गांधी जी ने ईश्वर को, अल्लाह को याद किया और उनको भरोसा दिलाया कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, प्राण प्राण रक्षा करेंगे। मुस्लिम स्त्री ने एक दूध पीता बच्चा गांधी जी के सामने करके करके रो रो कर बताया, यह यतीम हो गया, इसके जवान माता पिता दोनों कत्ल हो गए हैं। गांधी जी ने बालक को हृदय से लगाकर उसके कल्याण के लिए ईश्वर को से प्रार्थना की। यानी एक मुसलमान स्त्री है, उसके हाथ में उसके पास एक छोटा सा बच्चा है और वह बच्चा लेकर आई और वह बच्चा गांधी जी के पास देकर कहा, इसके माता पिता इस भाग दौड़ में, इस दंगा फसाद में मारे गए हैं, तो अब ये बच्चे का क्या होगा। यह बच्चा गांधी जी ने सोए हाथ में लिया और उसको सीने से लगाकर ईश्वर से याचना की, प्रार्थना की। गांधी जी और उसके साथियों ने गीता के श्लोकों से प्रार्थना आरंभ की। गीता के श्लोकों के पश्चात गुरु ग्रंथ साहिब से बानी पढ़ी गई। उसके पश्चात कुरान शरीफ से आयतों की तलावत शुरू की। यानी वहाँ पर ये होने के बाद वहाँ उस बच्चों के बाद फिर उन्होंने गीता के श्लोक पढ़े, फिर गुरु ग्रंथ साहिब में से कुछ बानियाँ पढ़ी और इतना ही नहीं, जो कुरान शरीफ है उससे ही पढ़े। यानी जो सभी धर्मों का जो ग्रंथ है उसमें से कुछ कुछ गिने चुने श्लोक या आयत आए यह पढ़ी। बंद करो गांधी जी मुर्दाबाद, हो बंद करो, बंद करो कुरान को, बंद करो गांधी जी मुर्दाबाद, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, हम नहीं पढ़ने देंगे। यानी वहाँ पर एक आवाज़ आई और वह कह रहे कि गांधी जी मुर्दाबाद, गांधी जी मुर्दाबाद। यहाँ पर जो कुरान पढ़ा था वह कुरान नहीं पढ़ा जाएगा और हम पढ़ने नहीं देंगे, ऐसा यहाँ पर आवाज़ आया। भयंकर कोलाहल मच गया, जान पड़ता था भीड़ सब कुछ रौंद डालेगी, तोड़ फोड़ डालेगी। प्रार्थना के लिए बैठे हुए सब से लोगों ने पुकारा, चुप रहिए, शांत रहिए, शेम शेम। गांधी जी मौन निश्चल हो गए थे। उनका चेहरा अवसाद की प्रतिमा जान पड़ रहा था। उसके साथी भी मौन हो गए। यानी जो गांधी जी जो थे वह मौन बैठे हुए थे, यानी प्रार्थना में लगे हुए थे। और जो अन्य लोग कोलाहल कर रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे कि बंद करो, वहाँ ऐसी भीड़ थी कि सब कुछ कुचल डालेगा, ऐसा जान पड़ता था। लेकिन फिर भी गांधी जी भी न उठे और उनके साथी जो थे प्रार्थना करने वाले वह भी न उठे। कनक को भीड़ की अभद्रता स्पष्ट से हो रही थी। पंडित जी ने खेद और ग्लानि प्रकट की। चच शेम शेम ऑफ। गांधी जी ने नो हाथ जोड़कर भीड़ से शांत होकर सुनने के लिए अनुरोध किया। यानी वह सब कुछ चल रहा है कि जो पंडित जी ने भी ग्लानि व्यक्त की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा हो रहा है, और वो उसके साथ भी गांधी जी ने भी हाथ जोड़कर सबसे शांत रहने के लिए अनुरोध किया, विनंती की। अनुरोध में उत्तेजना उससे उबलती भीड़ गांधी जी के संकेत की अवहेलना कर सकी। सैन्य शांति हो गई। यानी गांधी जी ने जब कहा शांत रहिए तो धीरे धीरे शांति हो गई। भाइयों और बहनों, गांधी जी का संताप, करुणा और आत्मविश्वास से भरा शोर सुनाई दिया। इस दुख और मुसीबत में हमें भगवान पर विश्वास ही सहारा दे सकता है। ईश्वर या अल्लाह तो एक है, उसे किसी भी धर्म की पुकार से याद करने में क्या ऐतराज़ और क्रोध हो सकता है। यानी गांधी जी कह रहे हैं कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो भी है वह सब एक है। और इस भागदौड़ के समय में, इस दंगा फसाद के समय में केवल वही हमें सहारा दे सकता है। भगवान और ईश्वर जो कुछ भी है, अल्लाह, भगवान,
ईश्वर वह सब कुछ एक ही है और वही हमें सहारा दे सकता है, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। हम कुरान की आयतें हरगिज़ नहीं सुनेंगे। भीड़ में से कुछ लोगों ने क्रोध से आपत्ति की, यानी भीड़ में जो हिंदू लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने जो क्रोधित स्वभाव के थे उन्होंने कहा कि हम कुरान की आयतें हरगिज़ नहीं सुनेंगे, यानी कुरान का जो संदेश है, कुरान के जो जो श्लोक है वह हम नहीं सुनेंगे। इन इन आयतों को पढ़कर हमारे हजारों भाइयों का कत्ल किया गया है। इन इन आयतों को पढ़ने वाले ने हमारी माँ बहनों पर बलात्कार किया है। आप अहिंसा और किसी का दिल न दुखाने का उपदेश देते हैं। आप यह आयतें सुनाकर हमारे भाइयों और बच्चों के कत्ल और हमारी माँ बहनों की बेइज्जती की याद दिला रहे हैं, हमारे दिलों दुखा रहे हैं। हम इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी वह गांधी जी से कह रहे हैं कि हम जो कुरान की आयत सुना रहे हैं वह हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि इसी आयतों की वजह से जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने हमारे घर परिवार पर बहुत सा जुल्म किया है। इतना ही नहीं, बहुत सी स्त्रियों पर बलात्कार किया है, बहुत सी कठिनाइयाँ दी है उन्होंने, और ये हम हरगिज़ नहीं सुनेंगे, ऐसा वह गांधी जी से कह रहे हैं। बोलने वालों के चित्कार में पंडितों का क्रोध प्रतिशोध के लिए हुंकार रहा था। यह हुंकार क्रोध और पीड़ा का चित्कार था। भीड़ स्तब्ध हो गई। विघ्न डालने वालों के प्रति क्षेम पुकार कर ग्लानि प्रकट करने वाले भी स्तब्ध रह गए, यानी यह सब कुछ सुनकर स्तब्ध रह गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। कनक मूर्ता अनुभव कर रही थी। उसके मस्तिष्क में अन्याय के विरोध प्रति हिंसा का सहिष्णुता का द्वंद्व भंवर उठ खड़ा हुआ। इसका क्या उत्तर है, क्या समाधान है? यानी कनक भी यह सब कुछ वातावरण देखकर कुछ अन्याय को महसूस कर रही थी, और वह सब कुछ उसके भी अंदर जो कोलाहल उठा है, अशांतता फैली है, उसका वह क्या समाधान है, ऐसा वह सोच रही है। वह आशा से गांधी जी की ओर टकटकी लगाए थी। गांधी जी निर्भय स्वर में बोले, कुछ भाइयों को कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी जाने में आपत्ति है। मैं उनके दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन अगर प्रार्थना में मैं कुरान शरीफ की तलावत नहीं कर सकता तो प्रार्थना में दूसरी धर्म पुस्तकों भी पाठ नहीं करूँगा। तो गांधी जी बोले तब, क्योंकि भाइयों कुछ लोग यहाँ के जो है वह जो कुरान की आयतें सुनना नहीं चाहते, या उसमें जो प्रार्थना है वह सुनना नहीं चाहते, तो मैं अन्य किसी यानी हिंदू धर्म के जो भी ग्रंथ है, जो गीता है, भगवद गीता है, तो उसके भी श्लोक मैं नहीं पढ़ूंगा, उस पर भी प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक समानता का भाव गांधी जी ने दिखाया। क्योंकि वहाँ जो कुरान की आयत न पढ़कर यदि भगवद गीता के आयत श्लोक पढ़ते थे तो जो मुसलमान लोग थे उनको बुरा लगता था। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि मैं अभी किसी भी धर्म ग्रंथों का आयत या श्लोक नहीं सुनाऊंगा, ऐसा कह रहे। कोई ज़रूरत नहीं, बेशक मत करो। भीड़ ने उपेक्षा विरोध में ललकारा, यानी भीड़ में भी विरोध किया कि कोई आवश्यकता नहीं, मत करो। मैं अपने हिंदू और सिख भाई बहनों से इंसानियत के नाम पर प्रार्थना करता हूँ। गांधी जी भीड़ के शांत हो जाने पर बोले, दिल्ली में मौजूद सब मुसलमान भाई और बहनें हमारी और हिंद सरकार की जमानत है। यानी गांधी जी बोले कि सब कुछ जो भी हिंदू है, सिख है, भाई बहनें, इंसानियत के नाम पर, यानी इंसानियत के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। यानी वह कहते हैं कि दिल्ली में जो भी मुसलमान भाई बहनें हैं, जो भी मुसलमान लोग हैं, उन्हें वह आप जो हिंद यानी भारत की सरकार की ज़मानत है, ऐसा वह कहते हैं। अगर उनका रोम भी दुखता है या उनके लिए किसी किस्म का खतरा रहता है तो यह हमारा सबसे बड़ा अपराध होगा, हमारे लिए निहायत धर्म की बात होगी। यानी वह कहते हैं कि यदि मुसलमानों को किसी ने कठिनाई दी या समस्या उत्पन्न की, कुछ मारकाट की, तो यह हमारा निधर्म समझा जाएगा, ऐसा वह कहते हैं। पाकिस्तान में अब भी रोज़ हज़ारों हिंदू काटे जा रहे हैं, उन्हें लूट कर नंगा करके निकाला जा रहा है। आपको उनका कोई दर्द नहीं है, आप वहाँ क्यों नहीं जाते? विरोधियों ने ललकारा। जो विरोध
ही लोग थे, वह कहते हैं कि पाकिस्तान में न जाने कितने हिंदुओं पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, वहाँ के हिंदुओं को कपड़े निकाल कर मारा जा रहा है और वहाँ से भगाया जा रहा है। आप पाकिस्तान जाकर यह संदेश क्यों नहीं दे रहे? गांधी जी ने हाथ जोड़कर सुनने का अनुरोध किया। मेरे दिल में पाकिस्तान में मारे जाने वाले और पाकिस्तान से निकाले जाने वाले अपने भाई बहनों के लिए भी उतना ही दर्द है। मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ और जाऊँगा। मैं कायदे आज़म के सामने हाथ जोड़कर दया और शांति के लिए प्रार्थना करूँगा। यानी वह कहते हैं कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है उसके लिए वहाँ के जो हिंदू लोग हैं उनके साथ जो बुरा हो रहा है वह उसका दुख मुझे भी है। मैं पाकिस्तान जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा और वहाँ जाकर उसका जो वहाँ का जो कायदा है, कायदे आलम, उसके सामने हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करूँगा। मैं उनसे कहूँगा कि इस कत्ल और खून को बंद कराए, आलम कायम कराए, हिंदू भाई बहनें फिर अपने घरों में लौटकर शांति से निर्भय रह सके। लेकिन उससे पहले यहाँ से गए मुसलमानों का लौट आना ज़रूरी है। यानी वह कहते हैं कि मैं पाकिस्तान जाकर प्रार्थना करूँगा, याचना करूँगा कि वह मार काट या कुछ भी न करे और उनको शांति से रहने दे, और जो भी हिंदू लोग गए हैं उनको लौटकर अपना अपने घर में बसाए, ऐसा वह कहेंगे। और जो भी मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान गए हैं उसे भी पहले लौटकर आना होगा, ऐसा वह कहते हैं। जब तक दिल्ली और हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए गत्रा मौजूद है, मैं किस मुंह से पाकिस्तान गवर्नमेंट पर कत्लो खून और वद अमनी के लिए दोष लगा सकता हूँ? किस मुंह से उन्हें शांति कायम करने के लिए कह सकता हूँ? मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह शांति और अमन कायम करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहा हूँ। लौटते समय कनक का मन स्तुब्ध था। पंडित जी मौन और सिर झुकाए चल रहे थे। कनक गर्दन झुकाए पिता के साथ चलते हुए सहसा बोल उठी। यानी वो गांधी जी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, शांति का संदेश मैं पाकिस्तान में ही दे दूंगा, लेकिन किस मुंह से जाऊंगा? पहले हमारे देश में भी अशांति फैली है। यानी वह कहना चाहते कि हमारे घर का माहौल ही ठीक नहीं है, घर में ही अस्त व्यस्तता फैली है, तो मैं किसी और को जाकर कैसे शांति का या ठीक रहने का संदेश दे सकता हूँ? आप ही बताइए। ऐसा वो जनता से सवाल पूछ रहे। यह बात सही भी है। खुद के घर में यानी खुद के देश में, भारत देश यानी खुद का घर है, तो गांधी जी कह रहे हैं कि खुद के घर में यानी खुद के देश में, हिंदुस्तान में, भारत में जो चल रहा है, अशांति फैली हुई है, मारकाट हो रहा है, तो अपने ही देश में या अपने घर में ही अशांति है, सब कुछ अस्त व्यस्त वातावरण है, तो मैं किस मुंह से वहाँ जाकर, पाकिस्तान जाकर शांति का संदेश दे सकता हूँ या शांत रहने की सीख दे सकता हूँ? वहाँ यदि अभी भारत का जो वातावरण है अस्त व्यस्त है और गांधी जी जाकर वहाँ जाकर सीख दे रहे कि शांति से रहो, सभी इसमें अमन होना चाहिए, तो कोई बोल भी सकता है वहाँ का कि पहले आपके देश का देखो, आपके घर का देखो और फिर हमें सिखाओ। ऐसा कह सकता है कोई और गांधी जी से। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि पहले मैं अपने यहाँ शांति बनाकर बाद में मैं उनको यह संदेश देता हूँ। से तो शत्रुता का अंत नहीं हो सकता। पुरी जी ने यही बात मार्च में लिखी थी और उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। यानी पुरी ने भी शत्रुता का है, वह ऐसे प्रार्थना करने से नहीं होगा, यह कहने से यह लिखा था, तो इसके वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। बिल्कुल ठीक है बेटा, पिताजी स्वीकार कर मौन रहे। यानी वह कुछ सुना और वह गांधी जी मौन बनकर, पिता यानी गांधी जी मौन बनकर मौन रहे। असील चौथे पहर अपने दफ्तर में मौजूद थे। उन्होंने कनक का लेख ले उसे आराम कुर्सी पर बैठकर प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया। वे प्राय 10 मिनट व्यस्त रहे, फिर घंटी का बटन दबाया। चपरासी के भीतर आने पर उन्होंने हुक्म दिया, यह कागज़ मैनेजर को, यह एडिटर को। असीर कनक की ओर घूम गए, उसके लिखे कागज़ों को गिनकर बोले, 4 मिनट और पढ़ने लगे। तो वहाँ जो है वहाँ देखकर, कनक का लेख देखकर फिर
पढ़ने के बाद फिर नौकर को बुलाकर बोले मैनेजर को दीजिए, एडिटर को दीजिए, और फिर कनक की ओर देखा और फिर कुछ समय वह उल्लेख पढ़ने लगे। असील ने कनक का लिखा पढ़कर फिर घंटी बजा दी। चपरासी के आने पर बोले चाय, और अपनी अपनी कुर्सी से उठकर कनक के सामने आराम कुर्सी पर आ बैठे। यानी वहाँ चपरासी को बुलाया और कहें चाय और नाश्ते की व्यवस्था करो, ऐसा वहाँ कहते हैं, और वहाँ जाकर वो कनक के सामने आराम कुर्सी पर बैठते हैं। शैली आपकी बहुत जोरदार है, आसिर अंग्रेजी में बोले, परंतु दृष्टिकोण ठीक नहीं। वहाँ जो आसिर है वहाँ बोलते हैं आपका जो लिखने की शैली है वह बहुत अच्छी है, मगर आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं। यह गलत राजनीति है। हिंदुओं के लिए यह आत्मघात का दृष्टिकोण है। गांधी जी के कारण हम लोग बहुत हानियाँ उठा चुके हैं। कनक ने हाथ के छोटे रुमाल को हथेलियों में दबाते हुए आसिम को अप्रसन्न न करने के लिए कुछ सोचकर अंग्रेजी में ही कहा, मैंने तो मानवता का दृष्टिकोण लिया है। यानी वह कहते हैं कि आपका दृष्टिकोण देखने का ठीक नहीं हिंदू के लिए, और वह कहते हैं कि गांधी जी के कारण ही हम बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो वह सब कुछ देख रही है, और वह जो आसिम थे वह एक अस्त व्यस्त हो रहे थे। तो वह कनक कहती है कि मैंने यह सब कुछ राजनीति के लिए नहीं, लेकिन मैंने मानवता दृष्टिकोण सामने रख कर लिखा है। मैंने स्वयं उन स्त्रियों को बिखल बिखल कर रोते देखा है। गांधी जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। यानी वह कहती है कि मैंने स्वयं उन स्त्रियों को रोते हुए देखा है, जो शरणार्थी स्त्रियां हैं उनको रोते हुए देखा है, और गांधी जी भी रो रहे थे, यह मैंने मेरी आंखों से देखा। कितने हजार हिंदू स्त्रियां उन उन बुर्खापोश स्त्रियों से बुरी हालत में कैंपों में मौजूद है। उन्हें रहने के लिए कोई जगह चाहिए या नहीं। कल यही औरतें और इनके भाई पाकिस्तान मांग रहे थे। गांधी जी को नहीं मालूम, जहां वह सहिष्णुता का उपदेश दे रहा था, उसी करोल बाग में मुसलमानों ने मशीन गनों और स्टेन गनों से हिंदुओं पर हमला किया था। यानी वह कहते हैं कि वहीं जहाँ पर प्रार्थना चल रही थी, उसी स्थान पर मुसलमानों ने हमारे हिंदुओं पर कितनी बंदूक से कितनी हमला किया था। डॉक्टर नीलांबर जोशी उसी करोल बाग में कत्ल हुआ है। गांधी को डॉक्टर जोशी याद नहीं आया। नीलांबर जोशी हिंदुस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्जन, दुनिया के गिने चुने 5-10 दर्जनों में मशहूर दर्जन। उसका कत्ल मानवता का कत्ल नहीं है। और किसने मारा नीलांबर को? किसी अनजान बेसमझ आदमी ने नहीं, खुद एक मुसलमान डॉक्टर ने, जो उसके ही अस्पताल में काम कर रहा था। यह है इस्लाम की तहजीब और इस्लाम की मानवता। वह मज़हब जो हर गैर मुस्लिम को कत्ल करना मजहबी फ़र्ज समझता है। यानी वहाँ कह रहे हैं कनक से कि वहाँ पर न जाने कितने बेगुनाह जो भी समर्थक लोग थे, जो भी अच्छे कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या हुई है। तो वहाँ पर उनका ख्याल क्यों नहीं आया गांधी जी को, ऐसा वहाँ कह रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम जो धर्म है ऐसे किसी की भी हत्या करने का आदेश नहीं देता, ऐसा वहाँ कहते हैं। मजहबी फ़र्ज के नाम पर श्रद्धानंद लेखाराम राजपाल का कत्ल किया गांधी उसके लिए सहिष्णुता का उपदेश देता है। यह नहीं है संस्कृति और मानवता के, तो यह लोग हमेशा दुश्मन रहे हैं। कोई भी पुराना मंदिर जाकर देख लो। यानी वह उपदेश देना, प्रार्थना करना, इन लोगों का यही काम है। कोई किसी की कुछ नहीं करता, यह तो इनका काम है, ऐसा वह कह रहे। वे तो बीती हुई बातें हैं। मेरा अभिप्राय है कि उन स्थितियों से हम आगे बढ़ चुके हैं। हिंदू मुस्लिम छोड़कर मानव को भी तो आसिर के माथे पर बल पड़ गए। पूछ लिया, तुम कम्युनिस्ट हो? यानी कनक बोल रही है जो भी हुआ बीत गया। हिंदू मुस्लिम जो फसाद थी, दंगा फसाद थी, वह बीत गया, लेकिन आप जो मानवता है वह स्थापित होनी चाहिए। यह सुनकर कनक की बातें उसके सिर पर बल चल गया, और वह कनक को बोल रहा है कि तुम कम्युनिस्ट हो? नहीं, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ। कैसे ख्याल आया आपको? यानी वह कनक को पूछते हैं कि तुम कम्युनिस्ट हो, तो कनक बोलती है कि नहीं। तो फिर बोलते हैं कि मानवता का आपको कैसे ख्याल आया?
पीसी जोशी कम्युनिस्टों का लीडर गया था न परसों गांधी जी के पास कह रहा था हम होम गार्डन बनाकर मुसलमानों की रक्षा करेंगे। पहले इन लोगों ने 42 में गद्दारी की, फिर जिंदा का समर्थन किया, अब गांधी के होम गार्डन बनेंगे। यानी वह कह रहे हैं कि अब होम गार्डन बनाकर हम मुसलमानों की रक्षा करेंगे। पहले 42 में जो आंदोलन चला था उसमें गद्दारी की, जिन्ना का साथ दिया, और आप ये होम गार्डन बनाकर उनका ही समर्थन कर रहे हैं, ऐसा वह बोल रहे हैं। चपरासी ने एक किश्ती में चाय और 2 प्याले लाकर तिपाई पर रख दिए। यानी चपरासी ने भी चाय और पानी लाकर रख दिया। आसिर ने जेब से चाबी निकालकर चपरासी की ओर फेंक दी। चपरासी ने अलमारी से बिस्कुटों का पैकेट निकालकर ट्रे में रख दिया। यानी आसिर ने चाबी दी और वहाँ अलमारी से बिस्कुट निकाल कर रख दिए। मैं चाय बनाऊं आपके लिए? कनक ने पूछा। कनक ने पूछा कि क्या मैं चाय बनाऊं? तो यह तो आपका प्र प्र प्रिविलेज अधिकार है अपने लिए भी। यानी वह कहता है कि तुम अपने लिए भी चाय बनाओ और मेरे लिए भी। आसिर चाय घुट भरने लायक होने की प्रतीक्षा में फिर अंग्रेजी में बोले, आपकी शैली में रिपोर्टिंग के बजाय, फिशकन का विवरण के बजाय कथा का रंग ज़्यादा है, या भावुक नवयुवती का मनोवेश। आसिर मुस्कुरा दिए। यानी वह बोलते ही कि आपके लेखन में रिपोर्टिंग की बजाय, यानी जो न्यूज़ है उसकी बजाय उसमें भावनात्मकता है और जो भी एक नवयुवती की भावना है, ऐसा कहकर वह मुस्कुराए। जी, मेरी 3 कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी है। जयपुरी जी ने भी बहुत पसंद की थी, मैंने उससे ही लिखना सीखा है। यानी वह कहती है कि मेरी 3 कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी है, और जो जयपुरी है नामक कोई अच्छा संपादक या पत्रकारिता का है, तो वह कहती है उसने बहुत कहानी उनको पसंद आई थी और उन्हीं से मैंने लिखना सीखा है। जयपुरी वह परोपकार वाला सचमुच बहुत अच्छा लिखता था, जानता हूँ। यानी वह कहते हैं कि जयपुरी जो वाला है वह परोपकार साप्ताहिक का संपादक था, तो वह कहता है कि वह बहुत अच्छा इंसान था और अच्छा लिखता था। क्या यहाँ दिल्ली में ही है? कनक ने आतुरता से पूछा। मालूम नहीं, किसी अखबार में ही होगा। इस अलाव यू कनक को बहुत बुरा लगा, मौन रह गई। यानी कनक पूछ रही है कि यही वह दिल्ली में ही होगा, तो वह कहता है कि पता नहीं, किसी अखबार के इसमें ही होगा। यह सुनकर कनक को बुरा लगा और मौन रही। आसिर चाय पीते हुए फिर समझाने लगे, कहानी की बात दूसरी है, उसमें यह सब चल सकता है, परंतु पत्र का काम तो जनमत तैयार करना है। आपकी लिखी घटना को हम छापेंगे, लेकिन दूसरी तरह। कल सरदार में देखिएगा, हरबंस। यानी वह कहता है कि आपका जो लेख है वह हम छापेंगे ज़रूर, लेकिन वह रिपोर्टिंग के जो नियम है वह नहीं है। रिपोर्टिंग का नियम जनमत होता है, और आपकी जो इसमें लेखक में जनमत दिखाई नहीं देता। और यह छापेंगे, लेकिन फिर उस पर आवाज़ उठाई जाएगी। चपरासी के आने पर आसिर ने आदेश दिया, यह कागज़ चरख जी को दे आओ, मेज पर से एक क्लिप और कलम दो। यानी वह कहता है कि यह जो कागज़ है चर्च जी को, यानी जहाँ पर टाइप होता है वहाँ पर दो, और पेन भी दो। मेज पर से एक क्लिप और कलम दो, यानी क्लिप यानी कलम दो, ऐसा वो कहता है। आसिर ने क्लिप पर 2 लाइनें लिखकर कनक के लेख के साथ चपरासी को थमा दिया, और 5 का नोट चपरासी की ओर बढ़ाकर कहा, 1 टीन गोल्ड फ्लैश ले आना। यानी वह कहता है कि वह कागज़ वो चर्च के पास दे दो, और आते समय एक गोल्ड फ्लैग, यानी जो सिगरेट का नाम है, वह लेके आना। आसिर चाय पीते हुए बोले, आप तो सिविक प्रॉमस नागरिक समस्याओं को लिखी है। आप जैसी एजुकेट और स्मार्ट यंग लेडी के लिए तो बहुत स्कोप है। वह कहता है कि आप एजुकेट हो, आप पढ़ी लिखी हो, आप एक स्मार्ट यंग लेडी हो, तो आप क्या करो, जो सिविक प्रॉब्लम्स है उस पर लिखो। आप ऑफिशियल सर्कल में गवर्नमेंट न्यूज़ पर ध्यान दीजिए। वह कहता है जो गवर्नमेंट यानी जो सरकार के न्यूज़ होते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। मैं आपको इंस्टीट्यूट जान पहचान करवा सकता हूँ, क्या राय है? यानी वह कहता है कि जो सरकारी कार्यालय है वहाँ पर मैं आपकी जान पहचान करवा सकता हूँ, तो आपकी क्या राय है? ऐसा पूछता है। आपकी बड़ी कृपा होगी, आपके लिए एक प्याला और बना दूँ?
और ज़रूर अपने लिए भी। यानी वह कहता है, कनक कहती है कि ऐसा करते हो तो आपकी बड़ी कृपा रहेगी। तो वह कहता है, कनक कहती है इस खुशी पर क्या और एक प्याला बना दूँ? वह कहता है कि ज़रूर बनाओ, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आसिर के लिए चाय बनाकर कनक ने क्षमा चाही, मेरे लिए काफ़ी हो गई। यानी वह आसिर के लिए चाय बनाई और कनक बोलती है कि मुझे काफ़ी हो गई। आसिर के प्याला समाप्त कर लेने पर कनक ने कहा, आप आज्ञा दीजिए, बहुत दूर जाना है, देर हो जाएगी। मकान कहाँ लिया है? फैज़ा बाज़ार के पीछे ही गली में है। आपका टाइम मैं पूरा कर दूंगा, मुझे नहीं दिल्ली जाना है। आई विल गिव यू ए लिफ्ट। यानी वह कहता है, कनक कहती है कि आप आज्ञा दीजिए, मेरा घर दूर है। तो वह बोलता है, घर कहाँ है? तो वह कनक बोलती है कि फैज़ बाज़ार के पीछे वाले गली में है। तो वह ठीक है कहते हैं और वह कहता है कि मुझे भी दिल्ली जाना है। आपको व्यर्थ परेशानी होगी, नॉट एट ऑल। आपके पिताजी का तो प्रेम था ना? जी, प्रेस था ना? हाँ, सब रह गया ग्वाल मंडी में ही। यानी वह कहता है कि आपके पिताजी का ही प्रेस था। तो वह कहती है कि ठीक है, लेकिन वह तो आप उधर रह गया। हम तो सब ले आए, लेकिन सामान नहीं था। 1,000 रुपया देना पड़ा पुलिस को, वरना 30-40 हज़ार की मशीनें चली जाती। इस जगह के लिए भी 5,000 पगड़ी दी है और 100 रुपया माहवार किराया। देख लीजिए जगह, यह है हिंदू भाइयों की मेहरबानी डैम डाउन्स का। वह कहता है कि हमें भी नहीं ला रहे थे, लेकिन वहाँ के लिए जो पुलिस के हमने पैसे दिए और फिर ले आए। और वह यहाँ पर जो भी किराया है 30-40 हज़ार की मशीनें ले आई, और उतनी नहीं जो इस पर किराया भी देना पड़ता है, और यह हिंदू भाई साहब की मेहरबानी है, ऐसा वह कह रहे। चपरासी सिगरेट का नया डिब्बा ले आया था। असील ने डिब्बे का ढक्कन घुमाकर काटा, एक सिगरेट ऊपर उठाकर कनक की ओर बढ़ा दिया। यानी वह चपरासी ही सिगरेट लेकर आया और फिर सिगरेट लेकर आने के बाद वह खोलकर कनक को सिगरेट लेने के लिए बोल रहा है। पहला सिगरेट आप लीजिए, इट इज़ अवलेज टू बेस्ट। कनक को अच्छा नहीं लगा। यानी वो कहता है कि पहला सिगरेट आप लीजिए, तो कनक को अच्छा नहीं लगा। 3 दिन पहले वह सिगरेट न न थीने की न पीने की बात कह चुकी थी। परिस्थिति के अनुसार शिष्टाचार की मुस्कान से क्षमा मांगी, थैंक यू मैं नहीं पीती। तो वह कहती है कि थैंक यू मैं नहीं पीती, रियली कभी नहीं, कंपनी में या चाय के बाद भी नहीं। यानी वह कहता है कि कभी नहीं पीती कंपनी में या चाय के बाद भी। तो कनक कहती है कि मैं कभी नहीं पीती। असिल ने सिगरेट सुलगा लिया, जी नहीं, कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई करने में हर्ज भी क्या है? तो वह कहती है कि जी नहीं मैं पीती, कभी ट्राई भी नहीं किया, कभी कोशिश भी नहीं की। तो वह असील पूछता है कि ट्राई करने में क्या हर्ज है? यहाँ तो अपर सोसाइटी में लेडीज़ को अक्सर पीते देखा है। वह कहता है कि यहाँ के जो समाज में सोसाइटी में मैंने अक्सर लेडीज़ को, स्त्रियों को सिगरेट पीते देखा है। नाउ इट इज़ क्लाइट कॉमन। अब तो साधारण बात है। 2 महीने में कितना चेंज आ गया है। वह कहता है, अब तो सिगरेट पीना एक साधारण बात है, सामान्य बात है। पुराने बंधन और आधार रहे ही नहीं, नई दुनिया में नए व्यवहार आ रहे हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत और जिम्मेवारी है अपने कदम जमा सकना। वह कहता है कि अब तो यह आम बात हो गई है सिगरेट पीना। और वह कहता है कि अभी जो पुराने जो बंधन थे वह सब कुछ निकल गए, अब तो नई दुनिया का प्रारंभ हो चुका है। और वह आप इसमें बड़ी समस्या है कि आपने अपने कदम जमाना, यानी खुद के पैरों पर खड़ा होना या काम ढूंढना सचमुच बड़ा कठिन स्ट्रगल है। वह कहती है कि सचमुच बड़ा स्ट्रगल है। हम वंश असील ने चपरासी को फिर पुकार कर कहा, मैनेजर साहब से कहो डाक दे दो, हम जाएंगे। वह कहता है कि मैनेजर साहब को डाक देने के लिए कहो, हम जाएंगे। असील ने 5 मिनट में टाइप किए हुए पत्रों पर नज़र डाली, दस्तखत किए और कनक के साथ नीचे उतर गए। यानी वहाँ जो असील थे उसने जो 5 मिनट टाइप करे हुए कागज़ पढ़े और फिर दस्तखत किए और फिर वहाँ कनक के साथ नीचे उतर आए। सड़क पर टांगों मोटारों की बहुत अधिक भीड़ थी। पैदल चलने वाले इतने थे कि फुटपाथ पर समा ही नहीं सकते थे। यानी भीड़ बहुत थी, पैदल चलने वालों की भीड़ थी, तो वह सड़क पर नहीं समा रहे थे। कनक बार बार सिहर उठती थी, यह आदमी गाड़ी के नीचे आया या गाड़ी इस ट्रक के नीचे गई। असील गाड़ी
को बिना हिचक तेजी से घुमाते बजाते चले जा रहे थे। यानी जो आशीष जो है वह गाड़ी चलाते थे और वह सभी को बचाते हुए चला रहे थे। कनक को प्रशंसा में कहना पड़ा, आप तो बहुत कॉन्फिडेंस विश्वास से ड्राइव करते हैं। यानी कनक वह देखकर उनकी प्रशंसा करने लगी, आप काफ़ी आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चला रहे हो। माय वेट चमत्कार, यानी वह कहती है इतनी स्मूथली सरलता से गियर बदलते हैं पता ही नहीं चलता। यानी वह कहती है इतनी सरलता के साथ गाड़ी चलाती हो, कब गियर बदलता है पता भी नहीं चलता। यू ड्राइव, तुम भी चला लेती हो। यानी वह कहता है क्या तुम भी गाड़ी चला लेते हो? नो नो, हमारे यहाँ गाड़ी नहीं थी बहन जी की गाड़ी में ज़रा सीखा था, सड़क बिल्कुल सुनी हो तब भी डर लगता है। यानी वहाँ कहती है हमारे पास गाड़ी नहीं है, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है। बहन जी के पास गाड़ी थी तो ज़रा सीखने का प्रयास किया था, सड़क बिल्कुल खाली थी फिर भी मुझे डर लग रहा था। आप तो हमारे लिए सोसाइटी न्यूज़ या सोसाइटी ग्लासिप ढंग की चीज़ें लिखिए, आपको मैं इंस्टीट्यूट करवा दूंगा। आशीर्वाद की बात करते जा रहे थे, उन्होंने कनक को फैज़ बाज़ार में उतारा तो और कुछ लिखकर लाने के लिए याद दिला दिया। यानी वह कहता है कि आप जो सोसाइटी है, जो भी समाज है, वहाँ पर उनके बारे में लिखिए, मैं आई इंस्टीट्यूट से आपकी पहचान करवा दूंगा और भी कुछ लिखने का प्रयास कीजिए, ऐसा कहा और उनको फैज़ बाज़ार के पास उतार दिया। आसिर ने पहली मुलाकात में कनक ने जो उत्साह और आशा पाई थी वह 5-6 सप्ताह के अनुभव के क्षीण होती जा रही थी। यानी जो कुछ भी वहाँ माहौल देखकर क्षीण हो गई थी और उसने आसिर के अंदर जो उत्साह देखा था वह देखकर थोड़ी सी वह उसमें बदल आ गया था। सरदार से उसने 5 लेख छप चुके थे। करोल बाग में गांधी जी की प्रार्थना पर लिखे लेख में उसकी घटनाओं और वर्णन की शैली को लेकर निष्कर्षों को बिल्कुल बदल दिया गया था। शरणार्थियों की अवस्था पर लिखे लेख से छप गए थे, परंतु कनक ने नाम के साथ स्थान पर आज खास नामा निखार कर विशेष संवाददाता द्वारा छापा गया था। इस काम के परिश्रमिक के लिए वह असीर सी सज्जनता पर ही भरोसा किए थे। यानी वह जो है जो भी लेख थे वह छापे थे और वह किसी नाम का न लेकर एक विशिष्ट संवाददाता ऐसा लिखकर छापा था, वह फिर आसिर पर भरोसा की थी। कनक को आसिर का अधिक निसंकोच होते जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। यानी जो निसंकोच वह मदद कर रहा था, बता रहा था, तो उसका अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार इनकार कर देने पर भी सिगरेट ऑफर करने का आग्रह, जीना चढ़ते उतरते या चढ़ते समय सहारा देने के लिए कमर पर हाथ रखने लगना, कनक को संकोच और गिलगिली सी अनुभव होती थी, जैसे छिपकली या मटकी शरीर को छू रही हो। यानी जो निसंकोच वह असील जो है कनक को मदद कर रहा था, ये सिगरेट बार बार देना, जीना उतरते और चढ़ते समय सहारा देना, ऐसे वह जो कर रहा था, तो उसको एक भारतीय स्त्री को एक सहज बात है कि संकोच उत्पन्न होना, और वह कनक के मन में हो रहा था। कनक अपने विचार में निगड़क थी, उसे रूढ़ियों की परवाह नहीं थी। आसिर के साथ सेम स्पोर्ट क्लब में जाने पर उसे लगा अभी तक बहुत वह संकीर्ण जगत में थी। यानी वहाँ पर रूढ़ियों की परवाह उसे कनक को नहीं थी। फिर वह चेम स्पोर्ट क्लब में उसके पास जाती है और फिर वहाँ जाने के बाद संकीर्ण जगत क्या है उसको पता चलता है। उसे ऊंचे स्तर के लोगों के विचारों और व्यवहारों का परिचय ही न था। सिगरेट और ड्रिंक्स शराब तो सत्कर्त की सावधान वस्तुएं है। यानी वहाँ उसको ऊंचे लोगों की विचारधारा है वो क्या है सब कुछ पर पता नहीं था। और वह सिगरेट शराब यह तो इसके पास से तो दूर थी। इन्हें स्वीकार कर लेने में स्त्रियों और पुरुषों के लिए भिन्न भिन्न सामान्यताएं क्यों हों। बातचीत करते समय पुरुषों के स्पर्श से संकुचना या आँखों और होठों से भाव भंगिमा प्रकट न कर सकना हुडपन नहीं तो क्या है। यानी वह कहती है
वहाँ क्लब में जाने के बाद उसे पता चला कि ये देखने पर या स्पर्श होने पर मन में कुछ हिचकिचाहट उत्पन्न करना यह कोई अच्छी बात नहीं है। वहाँ जाने के बाद उसको पता चलता है वहाँ ड्योढ़ी और गली के संसार में सीमित रहने वाली स्त्रियों की उपेक्षा अपने आप को स्वतंत्र और समर्थ समझती थी। यानी वहाँ जो गली में घर में जो स्त्रियाँ रहती थी उससे स्वतंत्र महसूस करती थी। इस तर्क के सम्मुख उसे अपनी न्यूनता जान पड़ी। कनक उस संध्या क्लब में सुनी बातचीत के कारण सांप्रदायिक सहिष्णुता अथवा भारत में मुसलमानों के अधिकार अथवा उनके लिए समस्थान की समस्या पर गहरी उलझन में पड़ गई। यानी उन्होंने जो कुछ भी सुना था वह सब कुछ सुनकर उलझनें उत्पन्न होने लगी थी। क्लब के वातावरण में बहुत उत्तेजना थी। कश्मीर, बारामूला, पाकिस्तान, ऊटी, पट्टू आदि शब्द गूंज रहे थे। यानी उस क्लब में जो उत्तेजनापूर्वक वातावरण था उसमें कश्मीर, बारामूला, पाकिस्तान, उड़ी ऐसे शब्द सुनाई दे रहे थे। मिस्टर सिन्हा ने गांधी जी के प्रति क्रोध से उबल कर इतने जोर से मेज पर हाथ मा हाथ मारा था कि गिलास गिरते गिरते बचे थे। यानी उसने गांधी जी पर, जो मिस्टर सिन्हा है उसने गांधी जी पर क्रोध प्रकट करते हुए टेबल पर जोर से हाथ मारा तो वह सारा जो वहाँ का जो शराब का गिलास था वह गिरते गिरते बच गया। उन्हें क्रोध था कि ऐसे संकट की अवस्था में गांधी जी मुसलमानों को दिल्ली और भारत में से न निकालने देकर देश के गले पर छुरी चला रहे हैं। यानी वह उसके उनके अनुसार, जो सिन्हा है उनके अनुसार गांधी जी जो है वह मुसलमानों को भारत से निकाल नहीं देना चाहते और यही रखना चाहते हैं, मतलब जो अन्य लोगों के गले पर छुरी रखने का काम कर रहे हैं ऐसा बोल रहे थे। अगर हमारी सेना ने बारामूला पर पाकिस्तान की मैकेनाइट यंत्र सज्जित सेना को रोक न लिया होता तो श्रीनगर पर निश्चय पाकिस्तान का कब्जा हो जाता। यानी वह कहता है कि हमारे जो सैनिक थे उसने नहीं रोका होता तो श्रीनगर जो है वह भी पाकिस्तान में जाता था। मेजर सोनी कह रहा है कि ब्रिटिश अफसर पाकिस्तानी आर्मी और रेमर्स को खुलेआम कमांड कर रहे हैं। ऐसी हालत में अगर यहाँ मुसलमान साबोटाज करने लगे तो मुसलमान तो यहाँ केवल अवसर की प्रतीक्षा में। यानी वह कहता है कि वहाँ के जो कमांडर है उन्होंने तो आदेश दिया है, कोई देखिए उड़ा दो, ऐसा वह कहता है। साबोटाज असीर बोला, साबोटाज क्या? यह लोग तो खूब सहारा पिल्लों से दिल्ली पर कब्जा कर रहे हैं। यानी वह कहता है कि दिल्ली पर कब्जा कर रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, जाने से पूर्व ऐसे ही पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।